स्वागत है आज की कक्षा में। पुनः स्वागत करता हूँ। सतत विकास आज का विषय है। सतत विकास। तो सतत विकास की कक्षा में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूँ। चूँकि मैं बता दूँ कि सेमेस्टर 2 में जो ग्लोबल सिटीजनशिप कॉमन पेपर रखा गया है, जो सभी को पढ़ना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो ग्लोबल सिटीजनशिप हमारे सिलेबस में रखा गया है, उसके तहत हम लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने कक्षा शुरू की थी। तो ध्यान देंगे, अगर हम इसकी बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम लोग कौन कौन से बिंदु को पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट था सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन, वो हो चुका था। सतत विकास की संकल्पना, सतत विकास के उद्देश्य या लक्ष्य तथा सतत विकास के मानक तथा सतत विकास के मानक। तो आज की कक्षा में हम लोग इन 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहला बिंदु है सतत विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट मीन्स पर्पसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास के क्या क्या मानक हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में सतत विकास के प्राप्त करने की रणनीतियाँ और सतत विकास हेतु भारत के क्या प्रयास है, मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं अभिसमय, पृथ्वी सम्मेलन, रियो+10, रियो+20 और सतत विकास के लक्ष्य। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि सर इसका आंसर मैं इंग्लिश में लिखूं या हिंदी में लिखूं। तो मैं बता दूं कि पिछले कक्षा में इसका जो पहली कक्षा हुई थी ग्लोबल सिटीजनशिप की जो पहली कक्षा हुई थी, उस पहली कक्षा में मैंने ये बता दिया था और उस सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उस पर मैंने चर्चा की थी और उसी समय मैंने बताया था कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आप चीज़ों को समझ लीजिए, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव किसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। सिलेबस में लिखा हुआ है कि टोटल 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 25 का 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो 25 × 3 75 मार्क्स का ये एग्ज़ाम परीक्षा होगी। तो इस बात को ध्यान देंगे कि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वह इंटरनल एग्ज़ाम हो या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाएगा आपसे वह क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्योंकि सिलेबस में ही लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अगर ग्लोबल सिटीजनशिप का सिलेबस है आपके पास तो उस सिलेबस के फ्रंट पेज में आप देखेंगे तो वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, साथ में कितने क्रेडिट का ये सिलेबस है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो हम बात कर रहे थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत एक पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास होता क्या है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। लेकिन फिर भी अगर आप मेरी इसकी पहली कक्षा नहीं देखे हैं तो जाकर के इसकी पहली कक्षा सतत विकास की पहली कक्षा देख लें, तो आपको सतत विकास की संकल्पना वो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं बता देता हूँ, सतत विकास का मतलब एक प्रकार का विकास होता है, एक ऐसा विकास जो प्रकृति के अनुकूल हो, जिसमें प्रकृति को ज़्यादा नष्ट ना किया जाए, जिसमें पर्यावरण को अतिदोहन नहीं किया जाए, उसका मिसयूज़ ना किया जाए। तो पर्यावरण के अनुसार विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। अर्थात भावी पीढ़ियों को, चूँकि ये ऐसा सतत विकास पर्यावरण के अनुकूल विकास करना क्यों, क्योंकि भावी पीढ़ियों को जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ध्यान में रख करके अगर आप सारी प्राकृतिक संसाधनों को, सभी नेचुरल सोर्सेस को आप यूज़ कर लेंगे तो वो एक समय के बाद वह जो प्राकृतिक संसाधन है वो क्या हो जाएगा,
समाप्त हो जाएगा तो आपके बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उन पीढ़ियों को बहुत सारी परेशानियाँ हो जाएगी और इस प्रकार से पूरी जो पृथ्वी है, ये जो पूरी दुनिया है, वो पूरी तरह से नष्ट होने की कगार पे आ जाएगी, है ना। जीव की परिकल्पना, उसकी संकल्पना फिर हम पुनः नहीं कर पाएंगे कि पुनः इस पृथ्वी पर जीव का वास हो सकता है, किसी प्रकार का प्राणी रह सकता है, क्योंकि उसके अनुकूल प्रकृति उसकी अगर प्रतिकूल हो जाएगी, पर्यावरण उसके प्रतिकूल हो जाएगी, तो इस पृथ्वी लोक पर या फिर इस दुनिया में या फिर इस वर्ल्ड पे प्राणी को रहना, जीव जंतु को रहना असंभव हो जाएगा। तो ये है सतत विकास। तो सतत विकास अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण को क्षतिग्रस्त ना किए हुए विकास करना सतत विकास है। तो हम लोगों ने इसकी पहली कक्षा में इसकी परिभाषा जो है वो मैंने बात की थी, तो इसकी परिभाषा आप देख लेंगे। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान की पीढ़ियों की आवश्यकता को पूरा करना। आप अपनी आवश्यकता को पूरा भी कीजिए और साथ में प्रकृति को नष्ट भी नहीं करना है। ये जो नेचर है, यह जो पर्यावरण है, उसको अतिदोहन नहीं करना। पर्यावरण की जो संसाधन है ये ईश्वर प्रदत्त है, ये आपको नेचुरल गिफ्टेड आपको किया गया है, तो आप इसका मिसयूज़ ना करें। जितनी ज़रूरत है आप उतना ही इसका प्रयोग करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को, नेक्स्ट जनरेशन के लिए यह यूज़फुल हो सके। तो चलिए आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे सतत विकास की संकल्पना। सतत विकास की संकल्पना, आप इसका हेडिंग समझने की कोशिश करेंगे कि सतत विकास की संकल्पना का मतलब ये कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे पनपा। यह जो वर्ड है सतत विकास, और सतत विकास का जो मीनिंग है, सर्वप्रथम इसकी अवधारणा, इस प्रकार की सोच कहाँ से उत्पन्न हुई। तो ये सतत विकास की संकल्पना के दौरान, अर्थात कि सतत विकास के बारे में सर्वप्रथम कहाँ से यह कॉन्सेप्ट, सतत विकास के बारे में सर्वप्रथम किस स्थान से या वह कौन सी घटना थी जिसके थ्रू सतत विकास के बारे में लोगों को जानकारी मिली, और इसका सबसे पहले इसका शुभ आरंभ कहाँ से हुआ था। तो ये सारा चीज़ हम लोग सतत विकास की संकल्पना में पढ़ेंगे। इसका सतत विकास का जो ये कॉन्सेप्ट है, सतत विकास का ये जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे हमारे बीच आया और ये किस प्रकार से फिर काम कर रहा है। तो सबसे पहले एक रिपोर्ट आया था। उस रिपोर्ट का क्या नाम है, हमारा साझा भविष्य। एक रिपोर्ट आया था, उसका क्या नाम है, हमारा साझा भविष्य। तो यह जो रिपोर्ट है पर्यावरण एवं विश्व विकास पर विश्व आयोग, द वर्ल्ड कमीशन, द विश्व आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट, या फिर कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह जो रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट जारी की गई थी। उस रिपोर्ट का नाम है हमारा साझा भविष्य। और यह रिपोर्ट कब जारी हुई थी, ये 1987 में यह रिपोर्ट कब जारी हुई थी। 1987 में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि सतत विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से पनपा है, ये कहाँ से शुरुआत हुआ है। तो ये एक रिपोर्ट आई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था। वह जो आयोग पर्यावरण तथा विकास से संबंधित था, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक आयोग का निर्माण किया गया था। उस आयोग ने हमारा साझा भविष्य नामक एक रिपोर्ट, आवर कॉमन फ्यूचर नामक एक रिपोर्ट जारी किया। और ये रिपोर्ट कब जारी हुई थी, 1987 में। इस रिपोर्ट का अन्य नाम क्या है, ब्रांडटलैंड रिपोर्ट। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप इस प्रकार के तथ्य को कंप्लीट करते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब आप समझेंगे तो क्या होगा कि
जो प्रश्न है अगर वो किसी प्रकार से प्रश्न कर दे कि हमें सतत विकास के लिए किन किन कदम को उठाना चाहिए, सतत विकास का अर्थ क्या हो सकता है, ठीक है, तो पर्यावरण को क्षति ना पहुंचाना, बिल्कुल ये भी हो सकता है। भावी पीढ़ियों को देखते हुए सभी चीज़ों, सभी वस्तुओं का, प्राकृतिक संसाधनों का उसका प्रयोग करना, तो ये भी हो सकता है। तो जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपके लिए वो सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हमारा साझा भविष्य, जो सबसे पहले एक रिपोर्ट 1987 में आया था एक आयोग के द्वारा, और उस आयोग का नाम है संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित एक आयोग जो पर्यावरण तथा विकास पर आधारित था। उस आयोग के द्वारा हमारा साझा भविष्य नामक एक रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी, जिसका नाम अन्य नाम क्या है, वो ब्रांडटलैंड रिपोर्ट। तो यह रिपोर्ट, इसी रिपोर्ट में सर्वप्रथम सतत विकास शब्द का जिक्र किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया था। सतत विकास के बारे में इसी रिपोर्ट में चर्चा हुई थी। तो सर्वप्रथम सतत विकास के बारे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में किसने चर्चा की, तो इसके बारे में सर्वप्रथम आपका ब्रांड लैंड रिपोर्ट या फिर आवर कॉमन फ्यूचर नामक, या हमारा साझा भविष्य रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ था। इस रिपोर्ट को जारी क्यों किया गया था, तो चूँकि उस समय यह समस्या बन रही थी कि धीरे धीरे हमारा जो पर्यावरण है, चूँकि पर्यावरण है तभी हम लोग जीव हैं, वो संभव यहाँ हमारे पृथ्वी पर या फिर हमारे इस भूलोक पर जीवन जो है वो संभव हो सकता है। अगर पर्यावरण इन्वायरमेंटल अगर सही रहेगा तभी हम लोग अच्छे से अपनी जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अगर पर्यावरण दूषित होता चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की समस्याएं हमारे बीच पनपने लगेंगी, हमारे बीच आने लगेंगी। तो इस समस्या को देखते हुए पर्यावरण की अतिदोहन तथा पर्यावरण जो दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि नष्ट हो रहा है, तो इस समस्या को देखते हुए आयोग ने एक रिपोर्ट जारी किया, और उस रिपोर्ट का नाम है हमारा साझा भविष्य 1987 में। उसी में यह जो सतत विकास नामक जो शब्द है उसको, इस टर्म को लागू किया। और ये सतत विकास क्या है वो तो आप जान ही रहे हैं। तो आयोग ने सतत विकास का कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किया, तो यहाँ एक लाइन लिखा हुआ है कि रिपोर्ट ने हमारे रहन सहन पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। कहने का मतलब कि अगर हम अपने रहन सहन पर एक डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे, जो किस प्रकार से एक प्राणी को, एक मनुष्य को अपना दिनचर्या बिताना चाहिए, कैसे उसका रहन सहन होना चाहिए, उस पर इस रिपोर्ट ने उन सभी चीज़ों पे जोर दिया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर मनुष्य जागरूक हो जाए पर्यावरण को लेकर के, कि अभी जो जितने भी संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वह प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम अच्छे से प्रयोग नहीं करेंगे तो आने वाली कुछ समयों में, एक समय के बाद यह एक बहुत बड़ी समस्या हमारे बीच पनपेगी। अगर मान लिया जाए कि अगर आप प्राकृतिक संसाधनों के साथ समझौता नहीं करते हैं और उसका अपनी इच्छा अनुसार जैसे तैसे उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है उससे भी अधिक संसाधनों का, फैसिलिटीज़ का यूज़ करने लगते हैं आप, तो क्या होगा कि आपकी जीवन तो ऐसे ही चल जाएगी, लेकिन आपकी जो पीढ़ी है, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनके पास ये समस्या बीत जाएगी। तो कुछ लोग सेल्फिश टाइप से होते हैं कि संसाधनों को यूज़ करते हैं तो बोले हम अपना यूज़ कर लेंगे, दूसरों को कौन देखता है। तो आपके जो पहले जो जनरेशन था, अगर वो भी उसकी सोच अगर ऐसी होती तो वो सभी संसाधन नहीं बच पाते। तो कहने का मतलब है कि लोगों को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए, पर्यावरण आसपास का जो वातावरण है, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए ये सतत विकास नामक कॉन्सेप्ट
का शुभ आरंभ किया गया हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट के द्वारा। इसका अन्य नाम क्या है, वो फ्रंटलैंड रिपोर्ट। तो इस प्रकार से सतत विकास का कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम कहाँ से निकला, इस पर हमने चर्चा की। फिर यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्यावरण पर विश्व आयोग, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग द वर्ल्ड कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, वर्ल्ड कमीशन। तो पर्यावरण पर विश्व आयोग, तो पर्यावरण पर विश्व आयोग, एक आयोग का गठन हुआ और इसी आयोग के द्वारा उस जो रिपोर्ट है उसको जारी किया गया था। तो यह आयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा स्थापित हुआ था, तो यह संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह जो आयोग है उसको स्थापित किया गया था। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि मानव पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना। ध्यान देंगे तो चूँकि अगर आप सतत विकास समझ गए होंगे कि सतत विकास क्या है, तो इसमें जो सारे पॉइंट है वो सारा पॉइंट जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि इस मानव पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना। तो चूँकि यह जो आयोग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि अभी जो प्राकृतिक संसाधन का क्षय मतलब नष्ट होता है, प्राकृतिक संसाधन जो है दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन जो है वो दिन प्रतिदिन नष्ट होते जा रहे हैं। तो उन प्राकृतिक संसाधनों का जो क्षय की जो स्थिति है, नष्ट होने की स्थिति है, तो इस स्थिति की ओर, इस परिस्थिति की ओर, इस समस्या की ओर मनुष्य का ध्यान कैसे आकृष्ट किया जाए, इस पर इस आयोग ने, पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने अपनी बात को रखी और उसने ये प्रयास किया कि प्राकृतिक संसाधन तथा मानव पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन का जो क्षय हो रहा है दिन प्रतिदिन, वह क्षय की स्थिति से लोगों को जागरूक करवाना, ताकि लोग जब जागरूक हो जाएंगे तभी हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो अतिदोहन हो रहा है वो कम हो। तो इस प्रकार से पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग या जो विषय है वो आपका क्लियर हो गया। तो मैंने देखा कि सतत विकास की संकल्पना या फिर सतत विकास की अवधारणा, सतत विकास की संकल्पना अथवा सतत विकास की अवधारणा क्या है। ठीक है, सतत विकास की अवधारणा आप लोगों ने समझा। फिर हम बात करते हैं कि सतत विकास, द पर्पसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों पे मैं बात करूँगा। तो सतत विकास के क्या लक्ष्य हैं, वो लक्ष्य चूँकि अलग अपने आप में एक अलग विषय हो जाता है। तो सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, उन पर अभी हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तो सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। अगर आप सतत विकास समझ गए हैं तो आप खुद से सोच सकते हैं कि सतत विकास का क्या लक्ष्य हो सकता है। तो सबसे पहले एक कोटेशन लिखा हुआ है कि मानव पृथ्वी पर तभी तक है जब तक पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं। जाहिर सी बात है, और सतत विकास कहीं ना कहीं यही कहता है कि अगर आप पेड़ पौधे को, पर्यावरण को बचाइए, तो पेड़ पौधा भी एक पर्यावरण का अपना अलग एक अभिन्न अंग है, पशु पक्षी एक अभिन्न अंग है।
तो मानव पृथ्वी पर तभी तक रह सकता है जब तक पेड़ पौधे होंगे। अब पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाएगा तो जीवन संभव हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इसका उद्देश्य आप खुद समझ सकते हैं कि सतत विकास का क्या उद्देश्य हो सकता है। पेड़ पौधों को बचाना, ये भी उद्देश्य हो सकता है। पर्यावरण की रक्षा करना, ये भी उद्देश्य है। ऊर्जा की बचत करना, ऊर्जा की बचत एवं वृद्धि करना, ये भी उद्देश्य है। भावी पीढ़ियों के लिए लोगों को जागरूक करना, नवीकरणीय संसाधन जिसको रिन्यूएबल सोर्सेज जिसको बोलते हैं, जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा क्या बोलेंगे? रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी या फिर सोर्सेस। तो सतत विकास के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? तो पहला, अब एक एक बिंदु पर मैं बात करता हूँ। अभी मैं जितना भी उद्देश्य मैं यहाँ लिखा हूँ उससे भी और उद्देश्य हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप सतत विकास क्या है वो समझ गए हैं और उसकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने को ही उन समस्याओं को समाप्त करने का ही इसका उद्देश्य होगा। तो पर्यावरण के अनुकूल मानव गतिविधियाँ, द ह्यूमन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, द ह्यूमन एक्टिविटीज, द मानव की गतिविधियाँ, मानव के द्वारा जो भी क्रियाकलाप होगा, जो भी काम होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, वो सारी एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। तो मैं तब से वही कह रहा हूँ कि पर्यावरण के अनुकूल विकास करना ही क्या है? सतत विकास। तो बोलते ही वही लाइन लिखता है कि पर्यावरण के अनुकूल मानव गतिविधियाँ, ये उद्देश्य है। मतलब मानव की जो गतिविधियाँ हैं, मानव की जो क्रियाकलाप हैं, मतलब कहने का मतलब मनुष्य जो भी कार्य करता है वो मानव की गतिविधियाँ, तो वह कार्य पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए, ये इसका उद्देश्य है। पर्यावरण का प्रतिकूल कदापि नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई भी काम करें, जैसे मान लिया अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, तो अगर वो कोई गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं फेंक रहा है तो वो गाड़ी आप उसको ठीक कर लें। आप विकास तो कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहे हैं? पर्यावरण के साथ क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। आप एक उद्योग लगा रहे हैं लेकिन आप उसके उद्योग मतलब फैक्ट्री आप इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके जगह पे बहुत सारे क्या कर रहे हैं? आप जंगल को काट दिए हैं और उससे जो निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसको आपने कहीं एक अलग जगह उसको रखने के लिए व्यवस्था नहीं की, तो क्या होगा कि वो अपशिष्ट पदार्थ बह बह करके कूड़े कचरा ऐसे नदियों में चला जाएगा, या फिर जहाँ भी जाएगा तो वो थोड़ा सा पर्यावरण को क्षतिग्रस्त कर सकता है, या तो कर सकता है, क्या करेगा ही। तो कहने का मतलब कि पर्यावरण के अनुकूल मानव की गतिविधियाँ, आप सारी पॉइंट को एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनते चलेंगे कि पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के अनुसार ही आप मानव की गतिविधियाँ होनी चाहिए, मनुष्य के क्रियाकलाप होने चाहिए। मनुष्य जो भी कार्य करे वह पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के अनुकूल डैट मीन्स पर्यावरण की रक्षा करने की बात कर रही है। तो कुल मिला के अगर आप सतत विकास का कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, सतत विकास है क्या, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो ये इसमें ये जो उद्देश्य हैं वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगी। तो पर्यावरण की रक्षा करना सतत विकास का उद्देश्य है, जाहिर सी बात है, इसको समझाने वाली कोई बात समझ सकते हैं आप। फिर उसके बाद प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण। प्राकृतिक संसाधन मतलब पर्यावरण की रक्षा करो या फिर प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करो, एक ही बात है। ऊर्जा की बचत एवं वृद्धि, ऊर्जा की बचत करें। तो जल भी एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश भी एक ऊर्जा का रूप है। जैसे बिजली क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा वो ऊर्जा का रूप है। अगर आप बिजली की खपत बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो ऊर्जा की बचत करनी है और उसका कोशिश करें कि आप वो जितना वृद्धि हो सके, जितना बढ़े उतना वो फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो ऊर्जा की बचत होनी चाहिए, नो डाउट। तो पर्यावरण की रक्षा करना, ये सारा चीज़ ऊर्जा भी क्या है? पर्यावरण का ही एक अंग है। भावी पीढ़ियों के लिए जागरूकता, जाहिर सी बात है सतत विकास का क्या उद्देश्य है? भावी पीढ़ियों के लिए जागरूकता।
भावी पीढ़ी मतलब नेक्स्ट जनरेशन है। मैं तो तब से तो वही बोल रहा हूँ कि भावी पीढ़ियों के लिए आप ऐसा विकास करें जो भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख कर के आप विकास करें। भावी पीढ़ियों के लिए, आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो भावी पीढ़ियों के लिए जागरूक करना या सतत विकास का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक मोटो है तथा नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता। देखिए, संसाधन दो तरह से होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है वह संसाधन जो आप लगभग अंत जिसका ना हो, वह समाप्त नहीं होता है। जैसे सूर्य का प्रकाश वो नवीकरणीय संसाधन है। तो आप अधिक से अधिकतर आप कोशिश करें कि नवीकरणीय संसाधन पर आप आधार हो जाएं, उस पर आधारित रहें। उससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण जो है वह पर्यावरण की रक्षा स्वयं हो जाएगा और पर्यावरण का दुरुपयोग भी नहीं होगा। जैसे अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आप बिजली जलाने की जगह आप सोलर प्लेट यूज़ करते हैं, तो सोलर प्लेट यूज़ करते हैं तो बिजली, वो जो सूर्य का प्रकाश है वो नवीकरणीय संसाधन है, उसको पुनः पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो अगर हम बिजली सूर्य के प्रकाश से ही अगर हम सोलर प्लेट बिठा करके बिजली उत्पादन करें तो नवीकरणीय संसाधन होगा। उससे उसका क्या होगा, पर्यावरण बिल्कुल दूषित नहीं होगा, हम नवीकरणीय संसाधनों को यूज़ कर रहे हैं। तो ये होता है कि आप जितना हो सके कि नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित रहें। ठीक है। फिर अगर आप जैसे पवन ऊर्जा का यूज़ करें, जैसे पवन चक्की अगर ये सब करते हैं तो उससे भी क्या होता है, हमारा पर्यावरण जो है दूषित नहीं होता है। ठीक है। और अभी जो ऑटो रिक्शा जो निकला है सोलर प्लेट से चलता है, बैटरी से चलता है, तो उससे क्या होता है, उससे पर्यावरण बिल्कुल शुद्ध रहता है। और वही होता है, ईंधन वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों से धुआं निकलती है, तो धुआं निकलने से क्या होता है, पर्यावरण जो है दूषित होने लगता है। तो नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता होनी चाहिए, नवीकरणीय संसाधनों पर आश्रित होना चाहिए। भावी पीढ़ियों के लिए जागरूकता, ऊर्जा की बचत एवं वृद्धि, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण, ये सारे क्या हैं, उद्देश्य हैं। पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण के अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ, ये इस प्रकार से ये उद्देश्य हैं किसके, द मोटो ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने सतत विकास के क्या क्या उद्देश्य हैं उन सभी बातों पर, उन सभी तथ्यों पर, उन सभी बिंदुओं पर मैंने बात की। फिर हम बात करेंगे इसके बाद सतत विकास के मानक। सतत विकास के क्या मानक हैं। पैरामीटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, सतत विकास अर्थात पर्यावरण के अनुकूल विकास, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए बचत हो सके। भावी पीढ़ियों के लिए नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आवश्यकता को पूर्ति करें। पर्यावरण को क्षतिग्रस्त किए बिना, उसका अति दोहन किए बिना आप पर्यावरण का यूज़ कीजिए, प्राकृतिक संसाधनों का यूज़ कीजिए, लेकिन जितनी आपकी आवश्यकता से अधिक आप यूज़ ना करें। तो सतत विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, लोग सतत विकास के मार्ग पर चल रहे हैं। सतत विकास के कॉन्सेप्ट को, सतत विकास में जो लिखी बातें हैं, जिस विश्व आयोग द्वारा जो प्रयास की गई थी, वह प्रयास जारी है। लोग सतत विकास के मार्ग पे चल रहे हैं, उन सभी बातों को अपने जीवन में अनुसरण कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। उन सभी चीज़ों को मापने के लिए, उन सभी चीज़ों की जानकारी के लिए सतत विकास के मानक के द्वारा ही हम ये जान सकते हैं कि सतत विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के मानक हैं और इन 4 प्रकार के मानक के द्वारा हम ये अनुमान लगा सकते हैं, हम ये जान सकते हैं कि किसी भी एक विशेष क्षेत्र में सतत विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ये 4 बिंदु हैं, जिसका हिंदी अंग्रेजी सहित यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंतर पीढ़ीगत समता, इंटर जेनरेशनल इक्विटी, इंट्रा जेनरेशनल इक्विटी, जेंडर इनइक्विटी, कैरिंग कैपेसिटी। तो इस प्रकार से ये 4 बिंदु हैं
तो ये ऑब्जेक्टिव्स अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देंगे इसको। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या, आई मीन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है तो कि उसके 4 मानक, कितने मानक हैं सतत विकास के, तो 4 मानक हैं, तो 3 नंबर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका सतत विकास के 4 मानक हैं। अंतर पीढ़ीगत समता, अंतरा पीढ़ीगत समता, लैंगिक समता और वहन क्षमता। तो इस प्रकार से जो लैंगिक असमानता लिखी हुई है, लैंगिक असमानता लिखी हुई है, तो जेंडर इनइक्वलिटी, तो ये क्या है अंतर पीढ़ीगत समता, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। तो पहले आप चीज़ों को थोड़ी ध्यान से सुनेंगे, और इसके लिए अलग से मैंने कुछ पॉइंट नहीं लिखा है, बस मैं बता दूंगा, आप समझ लें, या फिर आप केवल अगर जान लेते हैं कि वो 4 मानक हैं, चारों मानक का नाम, और उसको अगर अपने तरीके से आप समझ जाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी है, क्योंकि लिखने के लिए तो नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहली बात कि अंतर पीढ़ीगत समता क्या है। अंतर पीढ़ीगत समता क्या है, अगर आप सतत विकास को समझ गए हैं तो वो सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। सतत विकास ये जिनकी ये पहली कक्षा होगी वो आप जा कर के इसका पार्ट 1 देख लेंगे। तो इसका है अंतर पीढ़ीगत समता, अंतर पीढ़ीगत समता। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखता है, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो विभिन्न प्रकार की जो पीढ़ियाँ हैं, जो अलग अलग तरह के जो जनरेशन है, उन जनरेशन में, उन पीढ़ियों में एक विवेकपूर्ण तथा अनुकूलतम उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों की अनुकूलतम उपयोग करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। कहने का मतलब कि जितने प्रकार की पीढ़ियाँ, मतलब जितने पीढ़ी हैं, तो प्रत्येक पीढ़ी के पास ये बुद्धि होनी चाहिए, एक विवेकपूर्ण कार्य करने की बुद्धि होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग बुद्धिमत्ता से करें, विवेकपूर्ण से करें, है ना। तो और चूँकि ऐसी बात नहीं है, अंतर पीढ़ीगत समता का मतलब है कि अगर प्रत्येक पीढ़ी सतत विकास के मार्ग, सतत विकास की बातों को अनुसरण कर रहा है, तब वह अंतर पीढ़ीगत समता कहलाएगा। अंतर पीढ़ीगत समता कहने का मतलब है कि अभी आपकी जो पीढ़ी है, आपकी मम्मी पापा के अलग पीढ़ी है, आपकी दादा के अलग पीढ़ी है, तो आप पर्यावरण की ओर जागरूक हैं, पर्यावरण को लेकर के, प्राकृतिक संसाधनों के लेकर के कि जितनी ज़रूरत है उतना ही आपको यूज़ करना है। आपके मम्मी पापा के अंदर भी ये सोच है, आपके दादा दादी के अंदर भी ये सोच है, और आपके परदादा और परदादी, उनके अंदर भी ये सोच थी। तो ये एक पीढ़ी को सोचने मात्र से पर्यावरण या फिर उस प्राकृतिक संसाधनों का बचत नहीं होगा, प्रत्येक पीढ़ी को समझना पड़ेगा, प्रत्येक पीढ़ी को सतत विकास के लिए कदम उठाना पड़ेगा। इसलिए लिखता है अंतर पीढ़ीगत समता, ये केवल एक पीढ़ी से काम नहीं चलेगा। कहा यह जो सतत विकास जो है, सतत विकास का ये जो विकास है, यह विकास केवल एक पीढ़ी से नहीं काम चलेगा, प्रत्येक पीढ़ी के अंदर यह सोच होनी चाहिए कि वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पर्यावरण के अनुकूल करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही करें। तो ये कहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंतर पीढ़ीगत समता। तो कहने का मतलब ये वर्तमान की पीढ़ी को, जो बीत गई है उसको भी सोचना पड़ा था, और जो आने वाली है उसको भी सतत विकास की ओर ध्यान आकर्षित करना है। तो अगर मान लिया जाए किसी एक विशेष वर्ग में प्रत्येक जो पीढ़ियां हैं, प्रत्येक पीढ़ी सतत विकास की ओर, सतत विकास को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर के जागरूक है, तो वह पहला मानक हो जाएगा क्या, अंतर पीढ़ीगत समता, इंटर जनरेशन इक्विटी। उसके बाद दूसरा है इंट्रा जनरेशनल इक्विटी।
जनरेशनल इक्विटी क्या होता है उसको आप ध्यान से समझेंगे तो क्या होता है कि सतत विकास को लेकर के आप दो तरह से आप स्टेप उठा सकते हैं। एक होता है कि आप घरेलू स्तर पर आप सतत विकास को अपनाएंगे, लेकिन एक होता है कि घरेलू स्तर तक भी, घरेलू स्तर के साथ साथ पूरे विश्व स्तर तक सतत विकास को लेकर के लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। सब विश्व स्तर, इवन ये पूरी तरह से घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तर पर वर्तमान पीढ़ी के मानव समुदाय के बीच संसाधनों का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना ही करेंगे। तो ये जो अंतरा पीढ़ीगत जो समता है, इसमें ये बात लिखी हुई है कि घरेलू तथा वैश्विक दोनों स्तर पर पीढ़ियों को जागरूक होना चाहिए। घरेलू तथा, या फिर जैसे मान लिया जाए कि 2 क्षेत्र है या 3 क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर प्रत्येक पीढ़ियाँ क्या है, जागरूक है। इसमें जितने भी पीढ़ी हुए हैं सारे पर्यावरण को लेकर के जागरूक हैं। ये लोग, इन लोगों को सतत विकास के बारे में पता है, लेकिन ये जो पीढ़ी है इसको इस बारे में नहीं पता। इस क्षेत्र में जो है, इस क्षेत्र में क्या है, वो पीढ़ी जो जितने भी जनरेशन हुए हैं उनको सतत विकास को लेकर के वो अपडेट नहीं है, और इसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो कहने का मतलब है अंतरा पीढ़ीगत समता की अपने पीढ़ी को जागरूक करने के साथ साथ पूरे विश्व, मतलब अपने आसपास या फिर पूरे विश्व स्तर पर पीढ़ी को जागरूक करना। प्रत्येक जनरेशन को इस बात से रूबरू होनी चाहिए। अब पूरा विश्व, केवल एक कोई देश ही ना, पूरा विश्व जो है सतत विकास की ओर ध्यान आकर्षित करे और उसको लेकर के एक न्याय के मार्ग पर चले। तो कहने का मतलब, जब विश्व स्तर पर भी पर भी लोग जागरूक हो, तो अगर विश्व स्तर पर भी लोग सतत विकास को लेकर के लोग जागरूक है तो वह क्या है, अंतरा पीढ़ीगत क्षमता। और तीसरी बात है लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता जैसे क्या है, एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, तो दोनों के बीच में कुछ ऐसी अधिकार है जो बंटवारा कर दिया गया है। और मेरा मानना है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें महिलाएं कुछ ज़्यादा जागरूक होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें महिलाएं कुछ ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो यहाँ पे लिखता है कि लैंगिक असमानता यहाँ पे लिखा हुआ है, जेंडर इनइक्वलिटी। तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें महिलाएं को ज़्यादा जानकारी होती है, और मेरा मानना है कि महिलाओं का योगदान उसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि महिलाओं को उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं दिया जाता है। तो लैंगिक असमानता ये प्रयास करता है कि आप महिलाओं को भी जागरूक रखना है और महिलाओं को भी आगे आना पड़ेगा। केवल पुरुष तो करते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ महिलाएं कुछ ज़्यादा योगदान कर सकते हैं पुरुष की अपेक्षा। तो लैंगिक असमानता वही होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, तो प्राकृतिक संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधनों का वितरण में न केवल पुरुष सामान्य रूप से भाग ले, बल्कि महिलाओं भी उसमें सामान्य रूप से भाग ले। तो अगर कोई विशेष क्षेत्र है जिसमें पुरुष और महिलाएं भी योगदान दे रही हैं, तो उसका एक मानक क्या है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता, अगर पुरुष और महिलाएं दोनों सतत विकास को लेकर के जागरूक है, तो वहाँ सतत विकास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो उसका एक मानक लैंगिक असमानता भी है। तथा उसके बाद है वहन क्षमता। वहन क्षमता क्या होता है, समझिएगा। वहन क्षमता का मतलब होता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों की अपनी एक क्षमता होती है। जितने भी नेचुरल सोर्सेस होते हैं उसकी अपनी एक क्षमता होती है, उसकी अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही आप उसका यूज़ करें।
अब जितनी उसकी कैपेसिटी नहीं है उन संसाधन का, और उससे ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं उन संसाधनों का, तो वो शोषण आपको नहीं करना होगा। तो वहन क्षमता, यहाँ पे वहन क्षमता अर्थात प्रत्येक संसाधनों का उसका एक क्षमता होती है, उसकी एक क्षमता होती है, और उस क्षमता जितना उस संसाधन की क्षमता है, उसी क्षमता के अनुरूप आप उस प्राकृतिक संसाधन का यूज़ करें। अब उसकी क्षमता उतनी है ही नहीं और आप उसको ज़बरदस्ती उसका शोषण कर रहे हैं, उसको उससे ज़्यादा उसको प्रभाव डाल रहे हैं और उससे अपना काम चला रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें एक फिक्स कैपेसिटी होता है किसी भी काम को करने का, या कोई भी काम उससे हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए उसके अंदर एक पावर होता है, एक कैपेसिटी होती है। उस कैपेसिटी के अनुसार ही आप उसका यूज़ करें, उसका शोषण ना करें। जितना आप अब उससे ज़बरदस्ती उससे काम कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। जैसे मान लिया जाए कोई खेत है, तो अब मान लिया कोई खेत है, अब उसको उस खेत में अगर वो खेत क्या है कि उस खेत का जो उर्वरक शक्ति है, तो जितनी उसकी उर्वरक शक्ति है उसी के अनुकूल आप खेती करें। अब मान लीजिए अब एक ही खेत है, उसमें तरह तरह की चीज़ें उत्पादन कर रहे हैं। अब अगर मान लो कोई धान की खेत है, तो धान की खेती में हार्डली दो से तीन प्रकार की खेती कर सकते हैं। उसमें आप गेहूँ लगा सकते हैं और धान लगा सकते हैं और कुछ खेती कर सकते हैं। लेकिन आप उसमें उसी खेत से अब तरह तरह की चीज़ें उत्पादन करने लगेंगे, तो उतनी कैपेसिटी तो उसकी नहीं है उस खेत की। तो प्रत्येक जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों की उसकी एक अपनी कैपेसिटी होती है और उस कैपेसिटी के अनुसार ही आप उसका यूज़ करें, उसका प्रयोग करें। तो ये है आपका वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी। तो ये 4 प्रकार के मानक हैं। ये 4 मानक ये डिसाइड करता है कि किसी भी क्षेत्र में सतत विकास को लेकर के लोग जागरूक हैं, सतत विकास का कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो पहला है आपका अंतरपीढ़ीगत समता, अंतरापीढ़ीगत समता, लैंगिक और वहन क्षमता। तो ये आपका 4 तरह के मानक हो गए। अंतरपीढ़ीगत क्षमता अगर मान लिया जाए कि वो किसी क्षेत्र में प्रत्येक पीढ़ी जो है जागरूक है, तो बिल्कुल ये अंतरपीढ़ीगत क्षमता हो गया। उसके बाद अंतरापीढ़ीगत, एक कोई छोटा क्षेत्र तो है, लेकिन उसके देखा जा रहा है कि विश्व स्तर पर लोग जागरूक हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, तो वो किसके द्वारा मापा जाता है, तो अंतरपीढ़ीगत क्षमता। और उसके बाद लैंगिक असमानता, पुरुष और पुरुष समान रूप से योगदान दे रहे हैं या फिर नहीं, तो ये हो गया। और चौथा है कि कोई किसी भी प्राकृतिक संसाधन का यूज़ उसकी कैपेसिटी के अनुसार किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है। तो ये 4 प्रकार के मानक हैं। सतत विकास के ये 4 मानक हैं और ये 4 मानक के अनुसार ही सतत विकास किसी क्षेत्र में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इन 4 मानक के दौरान ही किया जाता है। तो इस प्रकार से मैंने ये 3 चीज़ों पर बात की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सतत विकास प्राप्त हेतु रणनीतियाँ, सतत विकास को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, सतत विकास को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए, सतत विकास को प्रभाव में लाने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, क्या क्या तरीका होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर उसके बाद सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, उस पर मैं बात करूँगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट है और उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो वो सतत विकास के 17 लक्ष्य, जो एक टॉपिक हमने हेडिंग लिखा है और इसमें, तो ये इम्पोर्टेंट है। Rio+10 और Rio+20 ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अंतिम का जो ये 3 से 4 बिंदु, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में मैंने क्या बात की, तो सतत विकास की संकल्पना और सतत विकास के उद्देश्य, सतत विकास के मानक। तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट कक्षा में बने रहें। और किसी प्रकार की कुछ कमियां रह गई हों या फिर आप इसके बारे में आपको जानकारी हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताने की कोशिश करें। मेरा ये छोटा सा प्रयास है जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो नए नए तथ्य को, नए नए चीज़ों को पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो चूँकि आप लोगों को मैं चाहता तो ऑफलाइन क्लास ले सकता था, लेकिन अभी समय के अभाव के कारण, क्योंकि एक ही टॉपिक को मुझे 4-5 बैच में पढ़ाना पड़ता, इसीलिए मैंने इस इसीलिए मैंने इस तरीके को अपनाया है, ताकि आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ये आपके पास हमेशा रहेगा, आप इसको देखें और आप खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करें, चीज़ों को बारीकी से समझें, आसान तरीके से समझें। अगर आप और ईजिली भाषा में समझना चाहते हैं या फिर कुछ समझने में परेशानी होती है तो आप जाहिर सी बात कमेंट करेंगे आप। तो चलिए आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखते हैं। शुभ रात्रि।